आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र पश्चिमी चंपारण बेतिया में आयोजित द्वितीय प्रगति परीक्षा के विषय भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से संबंधित पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 अध्याय एवं 358 धाराएं। दूसरा प्रश्न है, हत्या के लिए दंड बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो किस धारा में है? बीएनएस की धारा 103 का 1 में है। हत्या के लिए दंड बीएनएस की धारा 103 का 1 में। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, सही कथन चुने, कौन सा सही है? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है बलात्कार, बलात्कार है, बीएनएस की धारा 63 में परिभाषित है और जो बलात्कार से संबंधित दंड का प्रावधान है वो है बीएनएस की धारा 64 में। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। बलात्कार का दंड है 64 में, सामूहिक बलात्कार है, धारा बीएनएस की धारा 70 का 1 में और झपटमारी है 304 में। सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। चलिए चौथा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 का 12 में परिभाषित शब्द है। तो 2 के 12 में इसका ऑप्शन ही नहीं है। 2 के 12 में है क्या? सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन या तो गलत है या तो ऑप्शन गलत है। अगर हम क्वेश्चन में सुधार करते हैं तो यहाँ होना चाहिए 2 का 10। तो 2 का 10 में है, 2 के 10 में है लिंग की परिभाषा, जिसमें कि पुरुष, महिला एवं उभयलिंगी का प्रयोग किया गया है। लिंग के लिए पुरुष हो सकता है या फिर महिला हो सकता है या फिर उभयलिंगी, तीनों को शामिल किया गया है। चलिए पांचवा प्रश्न है, किसी भी अपराध का मुख्य केंद्र होता है घटनास्थल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटनास्थल। छठा प्रश्न है, बीएनएस के तहत देश में पहली सजा दिलाने वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारण जिला। सातवां प्रश्न है, बीएनएस 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। आठवां प्रश्न है, आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए दंड बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए दंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएनएस की धारा 61 का 2 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवा करने के लिए दंड बीएनएस की किस धारा में वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएनएस की धारा 191 का 2 में बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीएनएस की धारा 85 का 2 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए दंड। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु या फिर उतावलेपन के द्वारा मृत्यु कारित करना बीएनएस के किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएनएस की धारा 106 में है, उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा मृत्यु कारित करना। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, किसी स्त्री का अपहरण करना बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। किसी भी स्त्री का अपहरण करना बीएनएस की किसी भी खास ऑप्शन में नहीं है।
सामान्य तौर पर जो है महिला का अपहरण अगर हो रहा है तो वो बीएनएस की इस ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है। सामान्य तौर पर अगर महिला का अपहरण हो रहा है तो वो बीएनएस की धारा 137 के तहत होगा, और शादी के उद्देश्य से अगर महिला का अपहरण हो रहा है तो वो 138 में। तो बीएनएस की धारा 137, 38 में स्त्री के अपहरण का वर्णन है। चलिए 13वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। उद्यापन बीएनएस की धारा 308 में है, यहाँ पे 302 लिखा हुआ है जो कि गलत है। देखते हैं 302 में है क्या। 302 में है जानबूझ करके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन है आपराधिक विश्वासघात, यह है बीएनएस की धारा 316 में। मानहानि, यह है बीएनएस की धारा 356 में। चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, यह है बीएनएस की धारा 317 में, प्राप्त करना या फिर रखना। 14वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 का 6 के अनुसार मृत्यु शब्द का तात्पर्य है। मृत्यु शब्द का तात्पर्य है केवल इंसान की मृत्यु से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, स्वदोष परिरोध का परिभाषा बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीएनएस की धारा 127 में स्वदोष परिरोध। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, स्वदोष परिरोध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकना। 17वां प्रश्न है, डकैती है। डकैती है क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डकैती है 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा हिंसा या धमकी का प्रयोग कर संपत्ति लूटना। सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा हिंसा या धमकी का प्रयोग कर संपत्ति लूटना। नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, दंगा का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यानी कि बी एवं सी। बी में है कम से कम 5 या अधिक लोगों का सामान्य उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव, और दूसरा हो जाएगा किसी भी सामान्य या गैर कानूनी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बल या हिंसा का प्रयोग। तो सही इसका है ऑप्शन डी, जिसमें बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किसी महिला को बुरी नीयत से पीछा करने के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीएनएस की धारा 78 में वर्णित है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, अपराध के साक्ष्य को छुपाने के लिए दंड का प्रावधान बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएनएस की धारा 238 में वर्णित है। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, निवास गृह में चोरी बीएनएस की किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निवास गृह में चोरी बीएनएस की धारा 305 में वर्णित है। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रथम प्रश्न है, जंगम संपत्ति या चल संपत्ति से क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो जंगम संपत्ति या फिर चल संपत्ति वैसी संपत्ति जो अस्थायी रूप से भूमि या जमीन से जुड़ी नहीं होती है, या जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके ले जाया जा सके, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, स्वदोष अभिलाभ से क्या समझते हैं? स्वदोष अभिलाभ से क्या समझते हैं? तो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ प्राप्त करना जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। नेक्स्ट है तीसरा, अपराध से क्या समझते हैं? तो अपराध कोई भी ऐसा कार्य
कोई भी ऐसा कार्य या व्यवहार या गतिविधि जो देश के कानून का उल्लंघन करती है, जिसके लिए विशेष कानून, स्थानीय कानून के अधीन 6 माह या उससे अधिक अवधि के कारावास या फिर जुर्माने से दंडनीय है। तो यही है अपराध। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, चोरी क्या है? चोरी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, बेईमानी के नियत से उसकी चल संपत्ति को उसके कब्जे से हटाना या फिर छीनना या फिर चुराना या फिर छिपाना चोरी है। चलिए नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी बोला गया है कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर दें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, स्वदोष अवरोध एवं स्वदोष परिरोध में क्या अंतर है? देखते हैं स्वदोष अवरोध। इसमें जो है स्वदोष अवरोध को बीएनएस की धारा 126(1) में परिभाषित किया गया है। स्वदोष परिरोध को बीएनएस की धारा 127(1) में परिभाषित किया गया है। स्वदोष परिरोध जो है, स्वदोष अवरोध स्वदोष परिरोध का एक टुकड़ा है और स्वदोष परिरोध कई स्वदोष अवरोधों से मिलकर बना है। स्वदोष अवरोध जो है, इसमें व्यक्ति को दिशा विशेष में जाने से रोका जाता है, किसी भी विशेष दिशा में जाने से रोका जाता है। लेकिन स्वदोष परिरोध में जो है व्यक्ति को सभी दिशा से घेर लिया जाता है, किसी भी दिशा में जाने नहीं दिया जाता है। स्वदोष अवरोध में व्यक्ति की आंशिक स्वतंत्रता का हनन होता है और स्वदोष परिरोध में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का हनन होता है। स्वदोष अवरोध में जो है सजा का प्रावधान कम है, स्वदोष परिरोध में स्वदोष अवरोध की अपेक्षा सजा का प्रावधान ज़्यादा है। स्वदोष अवरोध में सजा 1 माह कारावास एवं 500 रुपया के जुर्माने से दंडित किया गया है और स्वदोष परिरोध में 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या है? अंतर स्पष्ट करें। तो संज्ञेय अपराध यह जो है संगीन या गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। इसमें जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच प्रारंभ कर सकती है। संज्ञेय अपराध में जो है बिना कंप्लेंट की, मतलब जो है इसमें जो है कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है, बिना कंप्लेंट के ही जो है केस को जो है संज्ञान लेना होता है, कंप्लेंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध यह जो है सामान्य प्रकृति का अपराध है। इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसमें पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद जांच प्रारंभ करती है। इसमें जो है कंप्लेंट की आवश्यकता होती है, परिवाद की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दंगा और बलवा में क्या अंतर है? दंगा और बलवा में मुख्य अंतर है, दंगा कम से कम 5 व्यक्ति जरूरी होती है दंगा में, लेकिन बलवा में कम से कम 2 व्यक्ति जरूरी होता है। दंगा जो है केवल सार्वजनिक स्थान पे होता है, बलवा सार्वजनिक या फिर निजी किसी भी स्थान पे हो सकता है। दंगा में सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, अचानक होता है। बलवा एक सामान्य उद्देश्य होता है, बलवा का एक सामान्य उद्देश्य होता है। दंगा जो है सार्वजनिक शांति भंग करने वाली लड़ाई है और बलवा विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हिंसा प्रयोग है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के संबंध में क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो स्त्री के पति या फिर पति के रिश्तेदार या नातेदार के द्वारा क्रूरता, जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का कोई संबंधी होते हुए उस स्त्री के साथ क्रूरता यानी ऐसा कार्य करता है जिससे उस स्त्री के जान का खतरा उत्पन्न हो, चोट का भय हो, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए या उस स्त्री के संबंधी से कोई कीमती चीज़ की मांग करने के लिए विवश किया जाए, तो उसे जो है कम से कम 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।
चलिए, समाप्त हुआ। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।